गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 5 को कंप्लीट किया था। अब हम अपना 6th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मनी वाला चैप्टर। मनी मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, उसके फंक्शंस और उसकी सप्लाई, ये इसके चैप्टर का नाम है। नाम से ही आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ किसके बारे में स्टडी करेंगे। मनी, नाम से पता चल रहा है कि मुद्रा के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि मुद्रा का क्या रोल होता है, कैसे होता है, कौन इसे इशू करता है, कैसे करता है, कैसे इसकी सप्लाई होती है, क्या क्या इसका कार्य होता है, जब मुद्रा नहीं थी तो क्या होता था, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हिक्स है, हिक्स ने अपनी विनिमय प्रणाली के रूप में की है। मतलब इसमें जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो किसके रूप में दी थी? विनिमय प्रणाली के रूप में दी थी। विनिमय प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते थे? एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि जो सामान हमारे पास होता था वो किसी और के पास नहीं होता था, और जो किसी और के पास होता था वो हमारे पास नहीं होता था। तो किसी ना किसी रूप में मनुष्य को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता था। एग्जाम्पल है, सपोज़ करो कि आपने एक किसान से, एक ग्रामीण है जो जूते बनाता है और एक किसान है जो गेहूं के मतलब गेहूं उगाता है। तो वो क्या चाहता है कि गेहूं के बदले में उसे जूते मिले, कि वो अपने गेहूं दे के जूते खरीद सके नहीं, जूते बदले में ले सके। क्योंकि खरीदेगा तो वो वस्तु के लिए मनी देकर ही खरीदेगा ना। लेकिन अब जब तक तो मनी बनी ही नहीं थी, तो उसके लिए क्या करते थे लोग? बदले में कुछ ना कुछ देते थे। तो वो जब उसे क्या खरीदना होगा, जूता खरीदना होगा, तो क्या करेगा? वो पैसे नहीं देगा, उसके बदले में क्या देगा? गेहूं देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते थे। इसमें मुद्रा को इस स्थिति में मनुष्य ने मुद्रा अर्थात ऐसे साधन का आविष्कार किया जिससे कि सब कुछ क्या हो गया? इजी हो गया। सबसे पहले कैसे सिक्के चलते थे? सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। फिर क्या हुआ? सिंपल धातु के सिक्के आए। फिर क्या हुआ? नोट आए। और अब क्या आया हुआ है? प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी के बाद अब क्या आया हुआ है? फ़ोन्स के थ्रू, इंटरनेट से ही हम क्या कर देते हैं? गूगल पे कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हमारी हैं जिसके थ्रू हम अपने डिजिटल पेमेंट्स के मोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन होता है, जिसमें फिजिकल रूप में लेन देन होता है वस्तु के बदले में वस्तु का। वो क्या होती है? हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू आर पी केंट, तो ये क्या है? इसमें वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय होता है। ठीक है, अब इसके अगर इसका अर्थ हम देखें तो क्या होगा? इसमें दोहरा संयोग होता है। जब एक सेटिस्फाई किसी को वही चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ उसको चाहिए होती है, तभी वो एक्सचेंज करते हैं, अदरवाइज़ वो एक्सचेंज भी नहीं करते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। अगर आपका क्वेश्चन सीसी इकोनॉमी के नाम से आता है, वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से आता है, तो आप क्या लिख कर आओगे? बार्टर सिस्टम लिख कर आओगे। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई? फर्स्ट प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसे जूते देने हो और गेहूं खरीदना हो। हमें गेहूं तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें वो कुछ और दे रहा है, या फिर जूते तो दे रहा है लेकिन उसके बदले में उसे कुछ और चाहिए। तो ऐसे तो आदमी से हम नहीं कर सकते ना एक्सचेंज। तो पहले तो हमें ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता था जो हम क्या होता था, जो हमारी चीज़ को तो ले ले और अपनी चीज़ को हमें दे दे, ताकि दोनों आपस में सेटिस्फाई हो सके। तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी दोहरे संयोग में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। दोहरे संयोग में ये दुर्लभ घटना होने के कारण इसकी लागतें जो हो जाती थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। सर्च कॉस्ट, इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। सर्च कॉस्ट होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि उसे पहले ढूंढना पड़ता था, कि वो बंदा ढूंढता था वो जिसे उसके चीज़ चाहिए और उसको अपनी चीज़ बेचनी हो। ठीक है, तो ऐसे उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरी चीज़, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसे आप बेचना तो चाहते थे, परंतु उस वस्तु को बेचना जिसे आप बेचना चाहते हैं और
और उस वस्तु को बेचना चाहते हैं जिसे आप खरीदने के लिए राजी हैं, लेकिन ऐसे वो बंदा राजी नहीं है जिसको आप बेचना चाहते हैं। तो वो चीज़ ऐसी होती थी कई बार, तो उसमें आपकी अनुपयोगिता खर्चा लगता था कि अनुपयोगिता का खर्चा मतलब उसमें आपके उपयोग में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपका खर्चा लग रहा है। तीसरी चीज़ होती थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब आपको चाहिए गेहूँ और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले में आपको कुछ और मिल रहा है। जैसे आपको जूते चाहिए और उसके बदले में आपको कार देने का मूल्य है, तो कार का और जूतों का मूल्य क्या इक्वल होगा? नहीं होगा ना। कार जो है वो अलग उसमें आती है और जो आपके शूज़ हैं वो अलग आते हैं। कार और शूज़ का आपस में एल मेल नहीं हो जाता था। तो आप इसलिए इसमें क्या होती थी, मूल्य की समान इकाई का अभाव होता था। मतलब उन्हें ये नहीं पता होता था कि ये कितने का है, ये कितने का है, तो वो ऐसे ही एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत होती थी उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट। इसमें क्या होता था, एग्जैक्ट ऑन द सपोर्ट हमें जो कुछ करना होता था, चेंज करना होता था, उसमें ये नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थोड़े टाइम बाद देगा या फिर उसने डेफर्ड पेमेंट दे दी मतलब डिस्काउंट दे दिया, कुछ इस टाइप से कुछ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज होता था सब कुछ। एक्सचेंज के बदले में एक्सचेंज मतलब किसी चीज़ को लेकर आओगे तो आपको दूसरी चीज़ वापस मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये सब कुछ भी नहीं था। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। एक है हमारी डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो उसको लेके जाना और आना कठिन होता था। जैसे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है, सपोज़ करो आप कोई व्यक्ति अपना मकान बेचना चाहता है और उसके बदले में उसे पशु लेने हैं, तो पशुओं को तो इधर से उधर लेके आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अपने घर को तो नहीं लेके जा सकता ना। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो अपनी वैल्यू को ट्रांसफ़र कैसे करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारी आई थी इकोनॉमिक्स के अंदर। अगला टॉपिक आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। ये मनी की जो डेफिनेशन है ये कौन लेकर कब आई थी? लाइडियंस में 5000 ईयर्स अगो आई थी। उसमें क्या होते थे, पहले कॉइन्स आते थे। तो इसमें क्या हुआ, डेफर्ड पेमेंट्स के रूप में भी कार्य करने लगी ये। पहले इसमें सिक्के आए, सिक्कों के बाद क्या आए, इसमें डिफरेंट कॉइन्स आए, डिफरेंट कॉइन्स के बाद क्या आए, पेपर मनी आई, पेपर मनी के बाद क्या आई, प्लास्टिक मनी आई, और प्लास्टिक मनी के बाद क्या आया, अब इसमें डिजिटल मोड आ गए। ठीक है, तो इसमें वो किसी भी टाइम अपना भुगतान कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा वो परचेज़ कर सकते थे, कोई भी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते थे। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई। ठीक है, अगर हम मुद्रा को एग्जैक्ट वर्ड्स में देखें तो मुद्रा क्या होती थी, मुद्रा जो होती थी, मुद्रा की परिभाषा किसी भी रूप में दी जा सकती है। अगर मुद्रा को देखें तो विनिमय का ये माध्यम था जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते थे एक पर्टिकुलर मोड के थ्रू, एक पर्टिकुलर मापक के थ्रू। ठीक है, इसमें इन्होंने इसकी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के थ्रू डेफिनेशन दी है। लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, ब्रॉड एंड नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। तो ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो वो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है फर्स्ट आपकी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डेफिनेशन के अंदर क्या आता है, कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी किसी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय माध्यम घोषित किया हुआ हो। मतलब अगर कानून किसी को भी अगर ये बोल दे कि ये मुद्रा के रूप में होएगी इशू, तो वो मनी होएगी। मतलब वो मुद्रा होगी हमारी, वो हमारी मनी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। पहले जैसे सोना चांदी को मान्य कर रखा था सरकार ने, फिर पेपर मनी को किया, फिर अब प्लास्टिक मनी को किया है। तो वो प्लास्टिक मनी ना, लेकिन फिर भी वो मान्य है, मनी के रूप में होती है, तो इसीलिए किसी को भी कर सकती है वो। दूसरी कार्यात्मक के रूप में, कार्यात्मक के रूप में भी मुद्रा वस्तु मुद्रा हो सकती है। इसके चार मूल्य होते हैं, मतलब इसके चार मूल कार्य होते हैं। फर्स्ट, विनिमय का साधन करती है, मूल्य के मापदंड का कार्य करती है, भावी भुगतान का कार्य करती है, और मूल्य के संचय का कार्य करती है। मतलब बैंकों में चेक वगैरह, इसमें बॉन्ड्स वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अगली आती है हमारे पास नैरो एंड ब्रॉड सेंस। नैरो में क्या होती है हमारी, नैरो सेंस में हमारी डिफरेंट करेंसीज और हमारी डिमांड डिपॉजिट्स ही आती हैं, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में हमारी जितने भी इसके आसपास हैं वो सब कुछ आ जाती है। मतलब हमारी एफडीज़ वगैरह, हमारी आरडीज़ वगैरह, हमारे गोल्ड वगैरह, इसमें सब कुछ समाया होता है। ठीक है, या फिर वो चीज़ें आ जाती है ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में जिनको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपनी मनी में, पेपर मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चेक्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। हम कल अपनी मनी की वैल्यू और क्लासिफिकेशन और इसके फंक्शंस करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।